ओके बेटा जी, सेकेंड ईयर बायोलॉजी हमारा आज का आर्टिकल जो है वो चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड है, विच इज होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल environment from the harms due to fluctuations in external environment termed as homeostasis। यानी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, प्रोटेक्शन किसकी? इंटरनल एनवायरनमेंट की। किस चीज से प्रोटेक्ट करना है? ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या ना हो सके, कोई हार्म्स ना हो सके। और वो हार्म्स क्यों आएंगे? ये हार्म्स होंगे ड्यू टू फ्लक्चुएशंस। और ये फ्लक्चुएशंस किस में होंगी? इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। व्हाट आर मीन बाय फ्लक्चुएशन? फ्लक्चुएशंस क्या है बेटा? फ्लक्चुएशंस मीन चेंजेस। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस की वजह से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को हार्म हो सकता है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम उस हार्म को क्या करें? रेजिस्ट करें। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ द मेंटेनेंस, इसकी डेफिनेशन यूँ भी लिखी जा सकती है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट with respect to external environment। हम इंटरनल environment को मेंटेन करेंगे इसके लिहाज से, एक्सटर्नल environment के लिहाज से, at equilibrium by keeping the internal fluctuations within narrow range। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैं समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? अच्छा बेटा याद रखिए 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये फिक्स टेम्परेचर नहीं है। यानी बॉडी का टेम्परेचर 37 नहीं होता, ये याद रखिए। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? जो रेंज है बॉडी के टेम्परेचर के लिए वो 36.1 डिग्री सेल्सियस अप टू 37.8 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज है। यानी ये हमारे पास क्या है? इंटरनल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर रेंज है। लेट्स सपोज हमारे पास एक्सटर्नल रेंज कितनी हो सकती है? यानी बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर आपने कितना देखा होगा? आजकल कितना है? 40 तकरीबन। एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल टेम्परेचर लेट्स सपोज -1 डिग्री सेल्सियस आप लोगों ने देखा, अप टू 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा सकता है। दोनों रेंज में देखें, ये जो रेंज है ये बहुत नैरो है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। ये रेंज क्या है? वाइडर रेंज। यानी यहाँ जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं ये क्या है? वाइडर फ्लक्चुएशंस। यहाँ फ्लक्चुएशंस क्या है? नैरो फ्लक्चुएशंस। अब देखिए यहाँ पे दो रेंज है, 36.1 से लेकर, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको हम डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे होता है? वो इसी रेंज में रहता है। तो हमारे पास कितनी रेंज है? 1, 2 और इस रेंज का नाम क्या होगा? लोअर टेम्परेचर रेंज। और ये कहाँ की लोअर है? इंटरनल टेम्परेचर। ये कौन सी है? हायर या अपर
टेम्परेचर रेंज, और ये कौन सी रेंज है? ऑप्टिमम। ठीक हो गया। इट मींस 37.8 डिग्री कब होगा बॉडी का टेम्परेचर? जब बाहर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम लिमिट की तरफ। यानी जब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो हमारी बॉडी कोशिश करेगी कि टेम्परेचर इसी रेंज के दरमियान में रहे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़े भी तो मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ सके? 37.8 तक। ठीक है, इससे नीचे नहीं। याद समझ आ गई यहाँ तक? यानी 37.8 है ना, इससे नीचे चले जाए 37.6, 37.7 सो जा सकता है, लेकिन 37.8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सपोज कर लें टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? लेट कर लें टेम्परेचर जो है वो 37.8 से बढ़ना शुरू हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? तो चैप्टर नंबर 3 कहता है क्लास फर्स्ट ईयर का कि एंजाइम्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे? डीनेचर। जब एंजाइम डीनेचर होंगे क्या हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगी? क्या हम जिंदा रह सकेंगे? सिंपल सा आंसर ये आ गया। अच्छा चलिए अब वापस आते हैं लो रेंज की तरफ। अगर टेम्परेचर चल रहा है आपका -1 या सपोज 10 डिग्री या सपोज 5 डिग्री, यानी कम टेम्परेचर रह रहा है जैसे विंटर में होता है, तो आपकी बॉडी कहती है कि हमने टेम्परेचर को 36.1 से नीचे नहीं गिरने देना। मैक्सिमम भी गिरे तो कहाँ तक गिरे? 36.1 तक गिरे, इससे नीचे ना जाए। क्यों ना जाए? अगर इससे नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? तो चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का आर्टिकल फिर ये कहता है कि जब टेम्परेचर कम हो जाए देन डीनेचरेशन नहीं होती, देन एंजाइम का रिएक्शन इतने स्लो हो जाते हैं, इतने स्लो हो जाते हैं कि हम उनको जो है वो कैरी नहीं कर पाते। यानी रिएक्शन इतने स्लो हो जाएंगे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो इट मींस टेम्परेचर 36.1 से अबव होना चाहिए, 37.8 से लो होना चाहिए, और जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो कितनी होनी चाहिए? 37। ये है इंटरनल रेंज। अब बाहर टेम्परेचर अगर सपोज चेंज आ जाए देन व्हाट विल हैपन? मिसाल ये ले लेते हैं, सपोज करें आप एयर कंडीशनर रूम में बैठे हैं, अब आपने एसी पे टेम्परेचर सेट किया था 18, ठीक है, टेम्परेचर कितना था? 18 डिग्री। तो रूम का टेम्परेचर कितना हो गया? 18 डिग्री। सपोज कर लें बाहर टेम्परेचर हो 48, तो टेम्परेचर में रेंज में वेरिएशन क्या है? बहुत ज़्यादा। अब आप सपोज करें बाहर हो 48, तो धूप क्या होगी? बहुत तेज़ होगी। जब आप एकदम ठंडे एरिया से एक धूप वाले इलाके में एकदम से शिफ्ट होंगे तो आप देखेंगे आपको मसल पेन स्टार्ट होगी, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। अचानक जो इतनी चेंज आती है उससे क्या आ सकता है? बॉडी में हार्म्स आ सकते हैं, लेकिन बॉडी फिर भी अपने आप को क्या करती है? मेंटेन करती है। ये जो मेंटेनेंस का मैकेनिज्म है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस। यहाँ तक क्लियर हुआ? होमियोस्टेसिस बेटा आगे 3 एग्जांपल्स हैं जो मेजरली डिस्कस की जाती हैं, वो है थर्मोरेगुलेशन, नाम बता रहा है थर्म मीन हीट, जिसमें हम किसको रेगुलेट करेंगे? टेम्परेचर को, आसान हो। यानी हम कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल टेम्परेचर। ओके, इसी तरह थर्मोरेगुलेशन के बाद आ जाए बात ऑस्मोरेगुलेशन की। ऑस्मोरेगुलेशन की व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन या साल्ट्स कंसंट्रेशन, वाटर सॉल्यूट्स या साल्ट्स कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। तो इसी तरह एक एग्जांपल में आएगा एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिकल वेस्ट। पर्टिकुलरली जो रिमूव हो गए वो कौन से होंगे? नाइट्रोजनस मेटाबॉलिकल वेस्ट। तो होमियोस्टेसिस क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होमियोस्टेसिस, या सेकंड डेफिनेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एट इक्विलिब्रियम बाय कीपिंग द इंटरनल फ्लक्चुएशन विद इन नैरो रेंज। मैं आपको एक एमसीक्यू पूछता हूँ, सपोज करें मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि जो होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म है उसके जरिए से जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, यानी द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टू बी डैश अकॉर्डिंग टू होमियोस्टेसिस फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड,
बोथ या नन ऑफ दीज। दोबारा सुन लें, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अकॉर्डिंग टू होम्योस्टेसिस। क्या होगा? आइदर फ्लक्चुएटिंग होगा, या वो फिक्स्ड होगा, या बोथ या नन ऑफ दीज। तो बेटा फ्लक्चुएटिंग होगा, ये याद रखना है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन कितनी होनी चाहिए? विद इन द नैरो रेंज। ये बात याद रखनी है कि फ्लक्चुएशन होगी ज़रूर, लेकिन वो होगी क्या? नैरो रेंज में। अच्छा सपोज कर लें, ये सारा हमने डेफिनेशन भी समझ ली, चैप्टर की ब्रीफ डेफिनेशन हो चुकी, हमने 3 बातें भी पढ़ी कि थर्मोरेगुलेशन क्या होती है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, एक्सक्रीशन क्या होती है। अगर सपोज करें कोई पर्सन है या कोई इंडिविजुअल है या कोई स्पीशी है, वो होम्योस्टेसिस नहीं कर रही, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा भाई? सपोज कर लें आपके पास, लेट करें आपके पास 1000 लोग थे किसी स्पीशी के, 1000 में से 300 लोग ऐसे हैं, 300 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं डू नॉट परफॉर्म होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस नहीं कर रहे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली डेथ होना शुरू हो जाएगी, यानी ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ ये स्पीशी क्या हो जाएगी? खत्म। अच्छा इसमें से कितने बाकी रह गए जो क्या कर रहे हैं? होम्योस्टेसिस। एक मिनट उनमें क्या आएगी? चेंजेस आएंगी। जो चेंजेस आएंगी क्या वो इसमें मौजूद थी? नो। इस स्पीशी को हम कह लें, अगर सपोज ए स्पीशी, इसको कह लें बी, बी स्पीशी तो क्या हो चुकी? एक्सटिंक्ट, खत्म हो चुकी। लेकिन एक स्पीशी हमारे पास कौन सी है? सी। तो ए से सी क्या होगी? एडवांस। क्यों? सी में क्या आ चुकी होंगी? कुछ चेंजेस। वो चेंजेस क्यों आएंगे? ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से, ये चेंजेस क्यों आएंगे? यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो होम्योस्टेसिस स्टार्ट कब करेगा? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आएगी? चेंज। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आएगी तो कभी भी होम्योस्टेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक ओके हो गया? तो ये था बेटा आज का आर्टिकल, क्लियर है जी?